नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। नशे की लत एक ऐसी लत जो धीरे धीरे नशा करने वाले व्यक्ति को ही खाने लगती है। किसी भी तरह के नशे की लत शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक होती है। नशे से छुटकारा पाना भी लगभग सभी लोग चाहते हैं, लेकिन ये काम आसान नहीं लगता, क्योंकि जो व्यक्ति नशे का आदी है उसका शरीर उसे इसकी इजाजत नहीं देता। नशा छोड़ने की कोशिश करने पर शरीर पर ऐसे इफेक्ट्स दिखाई देने लगते हैं जिससे कहीं ना कहीं व्यक्ति फिर से नशे की ओर मजबूरी में मुड़ जाता है। उसका आत्मविश्वास जवाब दे देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? एडिक्शन से जुड़े कुछ लोगों को इससे छुटकारा क्यों नहीं मिल पाता? कैसे नशे की बुरी लत को छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में 3 अलग अलग पैथी के स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूद हैं जो आपकी मदद करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर गौरी शंकर कालोया जुड़े हुए हैं, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री एंड मेंटल हेल्थ, एम्स। आपको बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कालोया स्टूडियो में। साथ ही अगर हम आयुर्वेद विशेषज्ञ की बात करें तो आयुर्वेद का नजरिया और इससे कैसे मदद मिल सकती है नशे की लत से छुटकारा पाने में, इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर सीमा जैन स्टूडियो में मौजूद है, जो कि सीनियर रिसर्च ऑफिसर हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। साथ ही होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, सीएमओ हैं होम्योपैथी, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा। आप खुद या आपका कोई अपना किसी भी तरह की नशे की लत से अगर जूझ रहा है और खुद की या किसी अपने की मदद के लिए आगे आना चाहता है, तो आज वो हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकता है, क्योंकि आपकी मदद के लिए तीनों स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। खुलकर इनसे बात कीजिए। हमारे जो नंबर हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हकीकत यह है कि जब कोई शख्स नशे के सेवन को कंट्रोल नहीं कर पाता तो नशीले पदार्थ का सेवन बीमारी का रूप धारण कर लेती है। एडिक्शन एक मानसिक बीमारी बन जाती है। इस लत से आजाद होना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। नशे की लत एक क्रॉनिक, बार बार लौटने वाली समस्या है। इससे दिमाग में लंबे समय तक चलने वाले केमिकल बदलाव होते हैं जो नशे की लत को छूटने नहीं देते। लत का मतलब ये है कि दिमाग उस नशे का आदी हो जाता है। ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक और खतरनाक होता ही है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के लिए भी अच्छा नहीं होता। लत की वजह से रोजाना के कामों तक में दिक्कत होती है। खुद पर नियंत्रण ना रहना, याददाश्त कमजोर होना, अपने कामों पर किसी तरह का नियंत्रण ना होना, बेवजह जोखिम मोल लेना लत से जुड़ी समस्याएं हैं। हालांकि हर नशा अपने आप में अलग होता है, लेकिन उनका दिमाग पर असर लगभग एक जैसा ही होता है। दिमाग में एक सर्किट होता है जिसे रिवॉर्ड पाथवे कहते हैं। जब दिमाग उत्तेजित होता है तो ये डोपामाइन नाम का केमिकल छोड़ता है। डोपामाइन रिलीज होने पर व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। लगभग सभी तरह के नशे के उत्पाद दिमाग पर इस तरह का असर दिखाते हैं। यही वजह है कि लोग जल्द ही नशे के आदी हो जाते हैं। गंभीर मामलों में लंबे समय तक किसी नशे का इस्तेमाल करने से दिमाग पर इसका स्थायी असर पड़ सकता है। यह असर नशा करना छोड़ देने के बाद भी कई सालों तक रह सकता है। यही कारण है कि नशा छोड़ देने के वर्षों बाद भी किसी व्यक्ति को फिर नशे के चंगुल में दोबारा फंसने की आशंका होती है। लेकिन वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी क्रॉनिक बीमारियों की तरह ही नशे की लत का भी इलाज किया जा सकता है। तो आप भी हमें कॉल कीजिए और आपकी मदद के लिए तीनों स्वास्थ्य विशेषज्ञ यहाँ मौजूद ही हैं। डॉक्टर गौरी शंकर कालोया, शुरुआत आपसे करूंगी मैं। क्या व्यक्ति समझ पाता है कि वो नशे की लत का आदी हो गया, या नशा करने वाले व्यक्ति को ये समझ में आने में देर लगती है? बताइए पहले इसके बारे में। नमस्कार। ये सभी को पता होता है कि मैं अब मजबूर हो चुका हूँ और मेरे से नशा नहीं छूट पा रहा है। ये सभी को पता होता है, लेकिन शुरुआत के दौर में ये पता नहीं होता, क्योंकि उस समय नशे से मज़ा ज़्यादा आता है और कोई नुकसान नहीं समझ में आता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, नशे से वो परेशान होना शुरू होता है और नशा छोड़ने की सोचता है, लेकिन नशा तब तक बीमारी का रूप ले लेता है। और कोई भी बीमारी अपने आप केवल सोचने से नहीं छूटती, इलाज की ज़रूरत होती है। तो जो लोग इलाज में आते हैं उनका नशा छूटना आसान हो जाता है। जो अपने से कोशिश करते रहते हैं उनमें से बहुत थोड़े से लोगों को सफलता मिलती होगी, लेकिन मैक्सिमम लोगों को जो सफलता मिलती है वो इलाज कराने से मिलती है।
और नशे की लत देखने में लगता है ये आदत है, लेकिन ये आदत नहीं, ये बीमारी हो जाती है। शुरू में कभी आदत होती है 2-4 दिन, जैसे डिपेंड करता है किस तरह का नशा करते हैं आप। अगर आप शराब का नशा करते हैं तो शायद आपको 5 से 7 साल लगेंगे इस बीमारी पैदा होने में। जबकि आप अगर अफीम का नशा करते हैं, आप तंबाकू का नशा करते हैं, तो हो सकता है आपको विदिन अ मंथ ये बीमारी हो जाए और आपके लिए छोड़ना मुश्किल हो। ठीक है। डॉक्टर सीमा जैन, नशे के बारे में जैसे अभी बताया डॉक्टर गौरी शंकर ने कि पता लग जाता है कि अब ये जो है आदत बन गई है और कहीं ना कहीं मजबूरी बनती चली जा रही है। थोड़ा सा हमें समझाइए कि क्यों ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति धीरे धीरे शुरू करके वो नशे के, मैं कहूँ, स्पाइरल में घूमता रहता है। क्यों ऐसी स्थिति आती है, क्या वजह होती है? देखिए, अति सर्वत्र वर्जित। किसी भी चीज़ की अति तो हमेशा ही बुरी है, तो चाहे वो मादक पदार्थों का नशा है या फिर गैर मादक, किसी का भी अति बुरा है। और नशा जो करता है, आयुर्वेद में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, मद, मूर्छा और संन्यास। जो मद की स्टेज होती है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि वो फर्स्ट स्टेज है, और उसमें जो भी किसी तरह का भी नशा करता है तो वो जाके सीधा आपके मन को प्रभावित करता है। यानी मन का संबंध CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से है। वो आपके मन को प्रभावित करता है और मन का में ओज का स्थान बताया गया है। आयुर्वेद में कहा है कि जो वाइटलिटी का, जो सेंस ऑफ वाइटलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, इम्यूनिटी है, जो आपकी हैप्पीनेस का सेंटर, जो सब कुछ है, वो सार है ओज, वो हृदय में, मन में रहता है। तो जब वो मादक पदार्थों का, नशीले पदार्थों का, किसी भी तरह का वो सेवन करता है, तो वो फर्स्ट स्टेज में हृदय तक तो पहुंचता है, लेकिन ओज को प्रभावित नहीं करता। और ओज को प्रभावित नहीं करता है तो उसमें उसको अच्छा फील होता है और उसको लगता है कि उसको बहुत अच्छा लग रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो इसके सेवन से ही हो रहा है। एक फीलिंग ऑफ वेलबींग जो उसको है वो इसी पदार्थ से है। लेकिन जब वो उसका आदी होके उसको बार बार सेवन करता है तो द्वितीय स्टेज, सेकेंड स्टेज आती है, इसको कहते हैं मूर्छा या सेमी कॉन्शियसनेस। उस स्टेज में ओज प्रभावित होता है और ओज के प्रभावित होने से धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत, जो बॉडी का जो वाइटलिटी है वो कम होती है, इम्यूनिटी कम होती है। और जब लगातार और भी सेवन कर रहा है, जब एडिक्ट हो गया है, तो वो थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है और वो स्टेज कहलाती है संन्यास की स्टेज, यानी अनकॉन्शियसनेस। फिर उसका ओज नष्ट है और उसकी धीरे धीरे उसकी सारी शारीरिक क्षमता खत्म हो रही है, उसका अपने ऊपर कंट्रोल खत्म हो रहा है। तो ये तीनों स्टेज में जाता है और वो मतलब एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि नशे के चंगुल में आता है। वो फर्स्ट स्टेज के बाद में ही अगर वो फर्स्ट स्टेज पे कंट्रोल करता है, समझ जाता है कि इसकी हानि क्या है, तो वो अगर आगे नहीं जाए तो शायद वो बैक हो जाए। लेकिन अगर वो इतना ज़्यादा एडिक्ट हो जाता है तो उसके लिए फिर बिना चिकित्सक के सहयोग के उसको वापस आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हमारे पहले कॉलर भी जुड़ गए हैं। हमें गौरव ने कॉल किया है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए क्या प्रश्न है आपका। हेलो मैम जी। मैम, मैं सेडेटिव्स लेता हूँ और मैंने सुना है कि ये भी एक तरह का नशा ही है, तो इसको कितना ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए और मतलब ना ही ले तो ज़्यादा बेहतर होगा? ठीक है, गौरव के सवाल का क्या जवाब देंगे आप, डॉक्टर अशोक शर्मा? देखिए गौरव, ये जो आप सेडेटिव्स ले रहे हैं, क्या किसी डॉक्टर के द्वारा आपको दिए गए हैं? आपको कोई तकलीफ थी, उसके बाद में आपने शुरू किया था इनको? जी सर, मेरे को डॉक्टर ने रेकमेंड किया है। जी, कितने अरसे से ले रहे हैं आप इसको? ये सर 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो इसका मतलब जो डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब जो डोजेज दी थी, आप उन्हीं का सेवन कर रहे हैं अभी तक? जी सर, अभी वही। अच्छा, तो अभी आपके डॉक्टर साहब की क्या सलाह है कि क्या इसको धीरे धीरे छोड़ेंगे या लेते रहें, या क्या कहा जा रहा है आपको? अभी तो उन्होंने कंटिन्यू करने को ही कहा है। करने को। ये सेडेटिव्स आपको किस तरह से परेशान कर रहे हैं? जैसे कभी कभार नौजिया हो जाता है जी, या तो कभी नींद नहीं खुलती जी, ये ज़्यादा आती। ठीक है, तो देखिए गौरव, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपको सेडेटिव्स क्यों दिए गए, ये तो मैं अभी नहीं समझ पाया इतनी जल्दी से, लेकिन जो सेडेटिव्स जिस पीरियड के लिए आप ले रहे हैं उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको ज़रूर साथ साथ तंग कर रहे हैं।
और ड्रग के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी धीरे 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 होती जा रही है। तो यहीं पे मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप एक बार दोबारा से अपने डॉक्टर साहब से मिलें, दोबारा से अपने केस को इवेल्युएट कराइए और उसके बाद ये बताइए कि डॉक्टर साहब मेरे को इस तरह से कुछ इन सेडेटिव्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो ये तो नहीं कि मैं इनका आदी हो जाऊं या ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये मुझे ज़्यादा परेशान करने लगे। तो ये तो हो कि सेडेटिव्स तो मैंने किस प्रॉब्लम के लिए थे वो प्रॉब्लम तो एक तरफ रह गई और ये साइड इफ़ेक्ट्स मेरे को और तंग कर रहे हैं। तो एक बार दोबारा से मैं तो ये सलाह दूंगा कि इसको इवेल्युएट कराइए और प्रॉब्लम को दोबारा से देखना चाहिए आपकी। डॉक्टर अशोक शर्मा, इसी सवाल से बात आती है क्योंकि हम नशे की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर शराब की बात करते हैं, तमाम ड्रग्स की बात करते हैं, सिगरेट की बात करते हैं, स्मैक है, गांजा है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन कई लोग पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं, अब सेडेटिव्स की बात हो रही है, नींद के लिए दवाई लेते हैं। मैं कहूँगी कि चाय कॉफ़ी की जिस तरह से आदत लग जाती है वो भी एक तरह से लत है जो आप करते चले जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पहले आप एक चीज़ को बड़े आराम से समझें जी कि एडिक्शन है क्या, मेरे को किस चीज़ की लत लग रही है। लत मेरे लिए पढ़ाई की भी हो सकती है लेकिन वो एक अच्छी लत है, लेकिन वो एक लिमिट से आगे चली गई तो मेरे लिए परेशानी क्रिएट कर देगी। ऐसी चॉकलेट्स हैं, कॉफ़ीज़ हैं, तो एक थ्रेशोल्ड जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। धीरे 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 मेरी टॉलरेंस क्रॉस हो जाती है। पहले जो मेरे को एक किकबैक 1 कप कॉफ़ी से मिलता था, आज मेरे को 3 कप कॉफ़ी से मिलता है, लेकिन उस कॉफ़ी के कुछ बैड इफ़ेक्ट्स मेरे साथ जुड़ गए। तो डी एडिक्शन मीन्स एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी स्थिति जिसमें कि मनुष्य या आदमी ये सोचता है कि ये जो मेरी वेल बीइंग की फीलिंग है, देखिए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, तो वो फुर्सत के रात दिन तो वो ढूंढ नहीं पाता, तो वो छोटे छोटे उनके लिए कुछ आंसर्स ढूंढ रहा होता है कि शायद ऐसे करने से, शायद ऐसा करने से, शायद ऐसा करने से। तो ये जो कंडीशंस हैं, ये जो लत हमारे पीछे लग जाती हैं क्योंकि हम काम करते जा रहे हैं और कब उस चीज़ के इतने आदी हो गए कि मैं उस कॉफ़ी कप के बिना तो मैं अब काम कर ही नहीं पाऊँगा। मैं सुबह जब तक नहीं उठूँगा, जब तक मेरे को कुछ ब्लैक कॉफ़ी ना मिले, तो वो मेरी एक लत बन गई है। तो लत आपकी कब दूसरी चीज़ों को प्रभावित करने लग जाती है, तब आप समझ लीजिए आप उसके अब शिकार हो चुके हैं और आपको कुछ सलाह लेनी चाहिए या किसी से मिल लेना चाहिए या कुछ अपनी काउंसलिंग या कुछ समझ ले लेनी चाहिए कि भाई अब मेरा इस चीज़ के बिना काम नहीं चलता है, मैं इससे कैसे पीछा छुटाऊं। तो ये बात आपको भी ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत से लोग गार्ड्स की ड्यूटी करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इनिशियली उनके जो संगी साथी होते हैं वही उनको सलाह दे रहे होते हैं कि भैया तुम ऐसा करो, थोड़ा सा ये तंबाकू मुँह में रखो, बिकॉज उनकी जो जॉब है उसके अंदर दे नीड्स एन अलर्ट। तो अलर्ट को मेंटेन करने के लिए उन चीज़ों को लेने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो ये देखते हैं कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिना उस किकबैक के अब वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन ही नहीं बैठ पा रही है। यदि छोड़ते हैं तो चिड़चिड़े होने लग जाते हैं, उन्हें नींद आनी बंद हो जाती है, उनको डेली एक बाउल मूवमेंट्स में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक है कि कुछ तो मादक पदार्थ ऐसे हैं जो कि राउंड नोन है, ओपीएम है, कैनाबिनॉइड्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तो एक तरफ हैं, लेकिन उसके अलावा जो छोटी जो चीज़ें हैं जो हमारे साथ जुड़ती चली गई हैं इस मॉडर्न लाइफ लिविंग स्टाइल के अंदर, उनको भी टेक करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। एक और कॉलर हैं, राकेश ने हमें नोएडा से कॉल किया है। राकेश, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। सवाल मेरा यही है कि मेरे यंगर ब्रदर का फ्रेंड है हेमंत, उसको स्मोक करने की आदत थी और स्मोक में कुछ डाल के लेता था ड्रिप, जिस वजह से उसको वो एडिक्शन उसको हो गया था उस चीज़ का। काफ़ी फैमिली प्रेशर पे वो उसने छोड़ने की कोशिश करी है, लेकिन चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना और प्यास ज़्यादा लगना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि वो अपनी फैमिली के आउट ऑफ यहाँ नोएडा में पढ़ाई कर रहा है, उसकी फैमिली बिहार से है, वो अपने फैमिली को नहीं बता सकता ये बातें, तो उसकी आदतें ये कैसे छुड़ाएं, ये थोड़ा सा एक हम आपसे जानना चाह रहे थे। तो राकेश जी, आप बता रहे कि उनकी वो स्मोक करने की आदत छूट चुकी है, अब वो नहीं करते हैं? मैं बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग सामने हम लोग कई बार टोकते तब तो नहीं करते हैं, लेकिन कभी शायद हाँ करते हो तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन उसकी जो आदतें, मुझे जो परिवर्तन आ रहा है उसमें, रात में अचानक उठ जाना और प्यास बहुत लगना, चिड़चिड़ापन, और तो ये सारी चीजें जो उसके अंदर आ गई, तो ये कैसे ठीक करेंगे? ठीक है राकेश जी। डॉक्टर गौरीशंकर, आप क्या सलाह देंगे? हाँ, ये इस केस में ये लग रहा है कि शायद वो सिगरेट ही नहीं पी रहा है, उसमें कैनाबिस डाल के, गांजा जिसे बोलते हैं, वो डालता होगा,
जिसका उसके मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है। होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि मैंने शुरू किया है नशा तो मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ, और ये कुछ हद तक सही है शुरुआत में, शुरुआत के कुछ दिनों में सही है, लेकिन मैं इसे कंट्रोल कर पाऊँगा कि नहीं और किस हद तक कंट्रोल कर पाऊँगा, ये दो चीज़ों पे निर्भर करता है। पहली चीज़ मेरे शरीर की आंतरिक बनावट, और दूसरी चीज़ जो बाहर का माहौल, मेरी मनोवैज्ञानिक स्थिति, ये दोनों चीज़ें मिल के डिसाइड करती है। इसीलिए कई बार ऐसा भी होता है, आप मिलेंगे ऐसे लोगों से, वो कहेंगे कि मैं नशा का आदी नहीं होना चाहता था लेकिन हो गया आदी। तो आपके केस में ये चीज़ ज़्यादा हो रही है कि वो नहीं चाह रहा होगा कि मैं इतना ज़्यादा नशा करूं, लेकिन वो रोक नहीं पा रहा है क्योंकि अब शरीर उसका डिमांड कर रहा है, उस चीज़ के शरीर मांग कर रहा है, बिना नशे के उसके लिए मुश्किल हो रहा है। तो इसमें सबसे ज़रूरी है उसे कहीं ना कहीं ले जाकर इलाज कराना। अगर वो घर में ही सोचता रहेगा मैं अपने विल पावर से छोड़ दूं, ठीक है, विल पावर से 1 दिन छोड़ देगा, 2 दिन छोड़ देगा, लेकिन हमेशा के लिए छोड़ना मुश्किल होगा, तो किसी भी डी एडिक्शन सेंटर में जाए और वो साइकेट्रिस्ट से, मनोवैज्ञानिक से मिलके और अपनी समस्या को वहाँ शेयर करे तो उसका समाधान हो जाएगा। हो सकता है उसे कुछ विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हों, वो भी मैनेज किए जाते हैं, उसके लिए भी कई तरह की व्यवस्था होती है। तो बिना दर्द के, बिना विड्रॉल सिम्टम्स के उसकी परेशानी ठीक हो सकती है। तो बिना शर्म के, बिना झिझक किए उसका इलाज होना चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर सीमा जान, जब आयुर्वेदिक नज़रिए से मैं कहूँ, इस पैथी के ज़रिए जब इलाज की बात होती है तो कैसे इलाज किया जाता है, कितना समय लगता है? देखिए, समय तो डिपेंड करता है कि कितने दिन पुराना एडिक्शन है और किस तरह का एडिक्शन है, किस चीज़, कौन से नशीले पदार्थ वो ले रहा है। और जब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उसको प्रॉपर पूरा केयर और ट्रीटमेंट चाहिए, तो फर्स्ट है यहाँ पे कि जो कॉज है उसको दूर करने की कोशिश करें। आयुर्वेद में तो किसी भी ट्रीटमेंट का फर्स्ट पार्ट है निदान परिवर्जन, जो कारण है उसको दूर, आप समझ रहे हैं तो आप अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करके पहले उस कारण से दूर रहें। सेकेंड, लव, केयर और सपोर्ट ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, इनका भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी पिछले कॉलर कह रहे थे, तो अगर वो फ्रेंड हैं, अगर उनकी फैमिली दूर है, तो बीइंग ए फ्रेंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको इन चीज़ों से दूर ले जाएं, किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, कुछ इस तरह का उनके साथ टाइम स्पेंड करें कि वो जिस कारण से लेना शुरू किया उसको छोड़ें। थर्ड पार्ट मेडिकेशन का आता है। मेडिसिन के लिए जब आयुर्वेद में हमारे पास आते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो मादक पदार्थों के लिए परिभाषा जो दी गई है, बुद्धि लिम्पति यद द्रव्यम तदेव मादकम उच्यते, यानी जो मादक द्रव्य वो हैं जो बुद्धि को नष्ट करते हैं। तो आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट होगा वो मेध्य रसायन, हम एक रसायन थेरेपी होती है, ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं जो उसके ब्रेन टॉनिक का काम करते हैं, वो हम उसको देते हैं। और साथ में बहुत सारे डिटॉक्स थेरेपी है, पंचकर्म थेरेपी जिसको कहते हैं, उसमें हम उसको प्रॉपरली उसमें क्योंकि जब एडिक्ट होता है तो उसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। एंग्जाइटी, स्ट्रेस भी बहुत होता है, एंग्जाइटी होती है ना, स्लीप उसको डिसऑर्डर होता है, पेन्स बहुत होते हैं, जॉइंट पेन्स, तो उसको रिलैक्सेशन के लिए अभ्यंग स्वेद, इस तरह का प्रोसेस, और एक शिरोधारा एक प्रोसेस होती है जिसमें हम मेडिकेटेड ऑयल, मेडिकेटेड क्वाथ जो होते हैं डिफरेंट तरह के, वो सारे मेध्य द्रव्यों से होंगे, उनसे हम शिरोधारा करते हैं और उससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ आता है। और साथ में उसकी काउंसलिंग होती है, उसको किसी तरह से झिड़कना नहीं है, उसको आप गलत कर रहे थे, आपने गलत किया, आपने इस तरह के काउंसलिंग ना करके उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने वाली काउंसलिंग करनी होती है, और इस तरह से हम उसको वापस लाते हैं। बिल्कुल। और बहुत सारी ड्रग्स हैं जैसे कि ज्योतिषमती, शंख पुष्पी, ब्राह्मी, वचा, जटामांसी, ये सब हम किसी न किसी फॉर्म में पेशेंट को पाउडर फॉर्म में, स्वरस के फॉर्म में, या ऑयल या मसाज के फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं, और काफ़ी ठीक है। डॉक्टर अशोक शर्मा, जैसे अभी डॉक्टर गौरी शंकर ने भी कहा कि ये बात तो सच है, हम सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं नशा करना चाहता था, उसका आदी होना चाहता था, वो यही कहता है कि मुझे नहीं पता चला कि कब मैं इसका शिकार हो गया। आप लोग के पास बहुत बड़ी तादाद में पेशेंट्स आते होंगे, तो थोड़ा सा मुझे बताइए वो ऐसे क्या ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं या ऐसी क्या वजहें होती हैं जिन पर, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो दर्शक सुन रहे हैं वो ये समझें कि ऐसी स्थिति में धीरे धीरे हो सकता है आप
लत की तरफ चले जाएं? ये उससे दूर देखिए, जो एडिक्शन की जो एक प्रॉब्लम है वो इतनी स्लो ग्रोइंग होती है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उसे पता ही नहीं लगता कि मैं तो ड्रग अब्यूज़ में चला गया हूँ। ड्रग अब्यूज़ क्यों? देखिए, पहले उसको ये पता है कि ये चीज़ नुकसानदायक है, लेकिन वो ये सोचता है मेरा इसके ऊपर इतना वॉलेंट्री कंट्रोल है कि मैं चाहूँगा, जब चाहूँगा तब इसको छोड़ दूँगा। हालांकि वो दूसरे लोगों को देखता है जो कि बहुत सालों से या उस चीज़ से ग्रस्त हो चुके हैं, जो उसके चंगुल में फंस चुके हैं, लेकिन वो सोचता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरी तो इतनी विल पावर, मैं जब चाहूँगा तब इस चीज़ से बाहर आ जाऊँगा। तो उस स्टेज को कहते हैं कि ड्रग को वो यूज़ नहीं कर रहा, अभी वो ड्रग को अब्यूज़ कर रहा है। और उस अब्यूज़ करते 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 कब उसका इतना टॉलरेंस लेवल हाई हो जाता है कि वो उसके चंगुल में एकदम से फंस जाता है। आप ऐसे समझिए जैसे कोई एक भंवर के बीच में फंस गया और भंवर के बीच में फंसते फंसते वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा है। तो इस तरह की एक स्थिति पैदा हो जाती है। अब जब हम इस तरह के पेशेंट से मिलते हैं तो देखिए, एक चीज़ तो उसको पकड़ नहीं रही है, ये एक मल्टी डायमेंशनल चीज़ है। हम ये नहीं कह सकते कि हम उसके शरीर का इलाज कर देंगे तो वो दोबारा समाज में जाके दोबारा से फिक्स हो जाएगा। तो बायोलॉजिकली वो कितना प्रोन है, साइकोलॉजिकली वो कितना प्रोन है, उसकी फैमिली का इन्वायरमेंट कितना है, और सबसे बड़ी बात उसकी सामाजिक सोशो इकोनॉमिकली वो कहाँ पे प्लेस्ड है। सबसे पहले चीज़ क्या है कि उस चीज़ की अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ती है। देखिए, हर घर में एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटा के अंदर कुछ ना कुछ इस तरह के पदार्थ यदि फैमिली में अवेलेबल हैं तो आप ये मान जाइए कि आपका बच्चा डेफिनेटली उस तरफ जाएगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी इतनी हो गई। अब उस अवेलेबिलिटी को वो असेस कैसे करता है, ये उसकी एक अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी जो एक इमेच्योर नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, उसके बारे में करता है। तो सबसे पहले अवेलेबिलिटी, असेसिबिलिटी, और उसको फिर अप्रोच कैसे करेगा, उसको मैनेज कैसे करेगा, ये सब चीज़ें इतनी हाइडियसली चलती हैं कि आदमी उसके बीच में चंगुल में फंस जाता है। आसपास के लोग कैसे महसूस करते हैं कि ये बहुत अलूफ रहने लग गए हैं, कैसे हो गए हैं आजकल, बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, कैसे हो गए हैं आजकल, उनका कुछ पेट खराब होता है। फिर वो उसके एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं कि हम अलूफनेस इसलिए है, मैं ये दवा इसलिए खाता हूँ क्योंकि मेरा पेट खराब रहता है, तो एक्सक्यूज़ेस चलते हैं। वन फाइन डे जबकि वो सब चीज़ें इतनी हो जाती हैं कि द पेशेंट गोज़ इनटू एन इंटॉक्सिकेशन फेज, टॉक्सिसिटी उसको इतनी हो जाती है कि तब पता लगता है कि अरे इसको तो ये दिक्कत होगी। वहाँ पे फिर वो अपने को हाइड करता है, देखिए कि नहीं नहीं, मेरे को किसी ने दे दी थी, मैं क्या करूँ, मेरे तो दोस्त मेरे को ले गए थे, मैं तो ऐसे नहीं करता था। कर करा के जब उसको हम दोबारा ठीक भी करते हैं तो वो एक विड्रॉल फेस में चला जाता है। विड्रॉल फेस में क्या होता है कि फिर से केस मैनेज नहीं हो रहा, कि या तो उसको फिजिकल प्रॉब्लम्स इतने डोमिनेट कर जाती हैं या उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इतनी डोमिनेट कर जाती हैं कि वहाँ पे एक मजबूरी बन जाती है कि चलो कुछ मेंटेनेंस डोज दे दीजिए। जब वहाँ से भी उसको निकाल लेते हैं तो उसको डिपेंडेंस इतनी बढ़ जाती है कि अब तो सब कुछ चीज़ें पीछे और ये आगे, ये मेरा परिवार पीछे और ये चीज़ आगे, ये मेरी पढ़ाई पीछे और ये चीज़ आगे। वहाँ पे जाके वो और हाइडियसली वो क्या करेगा, फिर हार्मफुल तरीके से उसको लेने लग जाता है। तो जब हम ट्रीटमेंट पार्ट के अंदर उससे बातचीत करते हैं कि किस तरह से, कौन सा ऐसा प्रेशर था कि इसने इस चीज़ को लेना शुरू कर दिया और उस चीज़ को ये किस तरह से बचा रहा है और कितना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। होम्योपैथिक दवाएं इसी बेस पे सिलेक्ट की जाती हैं। और ये आप देखिए, एडिक्शन का जो ट्रीटमेंट है, इट्स नॉट ए वन मैन शो, ये पूरी एक टीम एफर्ट होता है जिसके अंदर आपको एक अच्छा फिजिशियन भी चाहिए, क्लिनिशियंस भी चाहिए, एक क्लिनिकल काउंसलर भी चाहिए, एक साइकेट्रिस्ट भी चाहिए, और बाद में पूरी एक रिहैबिलिटेटिव टीम भी चाहिए जो कि दोबारा से जब वो एरिना के अंदर जाएगा अपने जीवन का निर्वाह करेगा। क्योंकि एक फीलिंग ऑफ रिजेक्शन बहुत आ जाता है, स्टिग्मेटाइजेशन बहुत हो जाता है, लोग सिक्योर फील करने लग जाते हैं क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस ये है कि ये तो चीज़ें चुरा लेते थे। देखिए, एक हस्बैंड भी मान लीजिए ड्रग एडिक्ट हो गया है और जब वो घर में ठीक होकर जाएगा भी तो उसकी वाइफ भी पैसों को छुपा के रखने लग जाती है, बच्चे भी उससे दूर दूर रहने लग जाते हैं। तो फियर, जो एक फीलिंग ऑफ रिजेक्शन आता है, उससे दोबारा से उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, मान लीजिए कोई कोमॉर्बिडिटी है, उनको पहले से कोई मानसिक रोग है, तो एक प्रॉब्लम और शुरू हो जाती है। उसके अलावा जो फिजिकल असॉल्ट्स लोग करते हैं, मान लीजिए इंजेक्शन से दवाई ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, वो एक दिक्कत और आ जाती है। तो होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जो कि हर स्टेज पे हेल्प करने को तैयार है। जहाँ उसको काउंसलिंग दी जा रही है, एक्सेप्टेंस नहीं हो रही तो उसको देते, एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द टॉक्सिसिटी उसको हॉस्पिटलाइजेशन लेना है, क्या करना है, उस ग्रेडिंग के हिसाब से हम पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन ने हमें राजस्थान से कॉल किया है। विपिन, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या प्रश्न है आपका। नमस्कार मैम, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि
मेरी एक टीम है जिसमें लगभग सभी एक टाइम पे ड्रग्स लेते थे और आई मीन वो लोग अभी भी लेते हैं और मैं उस टीम से बाहर आना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि क्या मेरे को कौन से हेल्थ सेंटर्स हैं या कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मेरे को थोड़ा इस तरह का एनवायरनमेंट मिल जाएगा कि मैं उस टीम से दूर रह के अपना ड्रग का जो एडिक्शन है उसको छोड़ पाऊँ। विपिन, आप हमारे साथ हेल्पलाइन नंबर या मेरे लिए कोई टिप्स? ठीक है विपिन, आप कॉल पर हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर गौरीशंकर, आप क्या क्या सलाह देंगे विपिन से? अगर आप और कुछ भी पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कहीं एडमिट हो जाएं जाके 6 महीने 3 महीने तो शायद ये बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन जैसे वो बाहर आते हैं वो वापस उसी दुनिया में उन्हें आना होता है। वो दुनिया बदलती नहीं है अंदर जाने से। तो ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है इलाज का। सबसे पहले इनको किसी न किसी डी एडिक्शन सेंटर में जाके अपनी समस्या बतानी चाहिए, जहाँ पे डॉक्टर होंगे, मनोवैज्ञानिक होंगे जो उनकी परेशानी को समझेंगे और उनका इलाज उस तरह से शुरू करेंगे। दोस्तों से दूर रहना ज़रूरी होता है शुरू के स्टेज में जो नशा करते हैं, लेकिन आप उनसे पूरी लाइफ लॉन्ग नहीं बच सकते, कभी न कभी उनसे आपका सामना होगा। तो शुरू में आप कुछ समय 6 महीने साल भर दूर रहते, फिर धीरे धीरे सीखते हैं आप, जिसे हम लोग कोपिंग स्किल्स बोलते हैं, कि जब वो आते हैं तो आप कैसे, कभी सामना होता है तो आप कैसे असर्ट करें, कैसे मना करें उनको कि मैं अब छोड़ चुका हूँ, मैं नहीं लूँगा। आपको कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आँख में आँख डाल के बोल सकते हैं कि नहीं मैंने छोड़ दिया है और मैं अब नहीं करूँगा नशा। तो 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा इसमें। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एक कुछ नशा बड़ा होता है, कुछ छोटा होता है, तो बड़ा छोड़ दो, छोटा चलता रहेगा। लेकिन छोटा नशा एक तरह से हाथी की पूंछ की तरह होता है, पूरा हाथी निकल गया, पूंछ रह गया, फिर वापस हाथी आ जाएगा। तो नशा कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, नशा नशा होता है, बीमारी बीमारी है और इसका आपको इलाज कराना होता है। जैसे बहुत सारे लोग ये मानते हैं तंबाकू में कुछ नहीं होता, लेकिन आपको पता होगा उसमें 4000 से ज़्यादा केमिकल होते हैं और 80 के करीब उसमें ऐसे केमिकल होते हैं जो कैंसर पैदा करते हैं। उसी तरह से अरेका नट, जो पान में सुपारी जो होती है, उसको लोग सेफ समझते हैं, पूजा में भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी हार्मफुल है। ठीक है, उसी तरह से शराब है, कुछ लिमिटेड क्वांटिटी तक तो ठीक है, लेकिन ये भी आप पे डिपेंडेंस, जल्दी आपको डिपेंडेंट बनाती है, टॉलरेंस डेवलप होता है। तो जो देखने की और समझने की बात है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, पहले आप महीने में 2 बार लेते थे, अब 3 बार 4 बार हो गया और आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि वो नशा जो है आपके ऊपर हावी हो रहा है, आपको अब इलाज के लिए जाना चाहिए। अगर क्वांटिटी लिमिट में है, कभी कभी लेते हैं, पार्टी में लेते हैं और लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं, तो शायद आपको इलाज की ज़रूरत नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और कहीं भाग जाने से, जगह बदल लेने से और कहीं रिहैब सेंटर में एडमिट हो जाने से ये बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होती। आपको लोगों से सामना करना भी आना चाहिए, इलाज भी कराना चाहिए। इलाज कराने में एक जो चीज़ आती है, मुख्य चीज़, वो जब आप थोड़े ठीक हो जाते हैं तो एक चीज़ परेशान करती है जिसको तलब बोलते हैं। बीच बीच में आपको तलब उठती है, क्रेविंग। तो तलब के लिए कुछ दवाइयाँ भी हैं और तलब के लिए आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं। जैसे 2-3 तरह की काउंसलिंग है, जिसमें साइको एजुकेशन बोलते हैं, जिसमें आपको बताते हैं बीमारी के बारे में सारी जानकारी देते हैं, आपके मोटिवेशन को ऊंचा रखते हैं ताकि आप वापस नशे की तरफ ना जाएं, और आपको कुछ स्किल सिखाते हैं ताकि आप वैसी परिस्थितियों में फंसे, हाई रिस्क सिचुएशन में फंसते हैं तो आप उसका कैसे सामना करें, कैसे कोप अप करें उससे हेल्दी तरीके से। फॉर एग्जांपल, आपको नींद नहीं आ रही है, किसी ने कह दिया 1 पेग ले ले नींद आ जाएगी, और सही में नींद आ गई। दूसरा तरीका है, आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं और आपको अच्छी नींद आएगी। ठीक है। डॉक्टर सीमा जान, आपने जो जिक्र किया था काउंसलिंग का, और आप लोग बता रहे हैं काउंसलिंग ज़रूरी है। एक कॉलर जो अभी जुड़े, उन्होंने तो खुद के लिए कॉल किया, लेकिन मुझे लगता है कि खुद कोई व्यक्ति अपनी मदद के लिए बहुत मुश्किल से आगे आ पाता है कि हाँ मुझे छोड़ना है और मैं किसी डी एडिक्शन सेंटर का रुख करूं। जैसा आपने जिक्र किया था परिवार और दोस्तों का, वो उनकी भूमिका कितनी बड़ी है? देखिए, परिवार की भूमिका तो बहुत ही बड़ी है। आजकल जो देखा जा रहा है, टीन एज बच्चों में ड्रग्स का एडिक्शन हो रहा है और अल्कोहल वगैरह शुरू कर रहे हैं। उनका एक कॉज ये भी है कि आज अब न्यूक्लियर फैमिली है, माँ बाप बच्चे, माँ बाप भी वर्किंग हैं, बच्चों के लिए टाइम नहीं है। बच्चे जब टीन एज में जाते हैं उनके अंदर बहुत अपने आप में ही उथल पुथल है, उसका सोल्यूशन माँ बाप से चाहते हैं, माँ बाप के पास टाइम नहीं है।
तो बच्चे डाइवर्ट होते हैं ऐसी जगह जहाँ से उनको इनके समाधान मिले, फ्रेंड्स के साथ। फिर वो पार्टी करने लगते हैं, फिर पार्टी में फ्रेंड्स उनको सजेस्ट करते हैं थोड़ा सा आज लें, इस तरह से वो एडिक्शन उनको शुरू होता है। तो फैमिली भी अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो पेरेंट्स का रोल है कि वो बच्चों को टाइम दें, उनकी ज़रूरतों को समझें, उनके जो क्वेरीज़ हैं, जो उनकी जिज्ञासा हैं, उनको शांत करें और उनका भरपूर ख्याल रखें। और अगर कुछ भी ऐसा आपको महसूस होता है कि आपका बच्चा अचानक अकेला रहना शुरू कर दिया है, या चिड़चिड़ा है, या इरिटेट हो रहा है किसी भी बात पे, या लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं कर रहा है, या उसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया है, स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करता था लेकिन अब परफॉर्मेंस नहीं है, घर में भी किसी के साथ मिल के नहीं रहता है, तो ये अलार्मिंग साइन है। ये पेरेंट्स को तुरंत पहचानना है और अपने बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि काउंसलिंग और बच्चे को अगर पेरेंट्स और फैमिली उसको अगर उस स्टेज पे संभाल लेगी तो शायद वो अगला स्टेज आ नहीं पाएगा, जिसको हम कहते हैं एडिक्शन वाला स्टेज। उसको उसके अच्छे बुरे की पहचान उसको समझ में आ जाएगा। जिस चीज़ को वो वहाँ ढूंढ रहा है, वेलबीइंग वो वहाँ ढूंढ रहा है, वो वेलबीइंग उसको अपने पेरेंट्स से मिल रही है। जो माहौल वो चाहता है वो उसको घर में मिल रहा है, सोसाइटी में मिल रहा है, फ्रेंड्स में मिल रहा है। फ्रेंड्स ही आपस में कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ गलत आदतों की तरफ ले जाने वाले होते हैं। तो आप अच्छे फ्रेंड्स जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका दोस्त किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको भी समझा के, उसको थोड़ा सा काउंसिल करके उसको वापस लाया जा सकता है। तो न्यूक्लियर फैमिली एक बहुत बड़ा कॉज है, क्योंकि पहले जब जॉइंट फैमिली होती थी तो घर के बड़े बुजुर्ग की हर एक पे नज़र होती थी, छोटे से लेके बड़े पर कहीं ना कहीं उनकी नज़र रहती थी कि कुछ गलत हो रहा है, तो वो होने से बचता था। लेकिन आज वो समय नहीं है, मैक्सिमम न्यूक्लियर फैमिली है, तो ये एक कॉज है। तो अब चूँकि जॉब के लिए बाहर जाना है, जॉब वो भी करना है, आजीविका के लिए भी जाना है, तो बहुत बार ना चाहते हुए भी न्यूक्लियर रहना पड़ रहा है। बट फिर वहाँ पे पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और पेरेंट्स के साथ में हस्बैंड वाइफ की भी आपस में भी जिम्मेदारी है। आपस में ट्यूनिंग उनकी कितनी अच्छी है कि उनको बाहर वो खुशी नहीं ढूंढनी पड़ रही है। कई बार क्या होता है, पारिवारिक कलह, आपस के डिस्प्यूट्स भी ऐसे होते हैं कि हस्बैंड या वाइफ दोनों कोई भी उस डायरेक्शन में जा सकता है, घर में खुशी नहीं मिल रही, वो बाहर तलाशेगा तो किसी ना किसी फॉर्म में उसको लास्ट में यही खुशी मिलेगी। उसको ऐसा फील होगा, एक बार अगर किसी ने उसको अल्कोहल पिला दिया और उसको उस दिन अच्छा लगा, नेक्स्ट उसको लगेगा मैं तो सब भूल जाता हूँ, घर की सारी चिक चिक भूल के, आज लिया तो कल भी लेंगे, परसों भी लेंगे, और एडिक्शन में आता है। तो फैमिली एटमॉस्फेयर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सोशल एटमॉस्फेयर आजकल ग्लैमर का सिंबल है, स्टेटस सिंबल है ये सब लेना। पार्टी ड्रग्स हैं, पार्टी कर रहे हैं, पार्टी में ये लेना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। तो वो भी एक कॉज है कि आप उस तरफ ना चाहते हुए भी अगर एक बार नहीं ले रहा है, दोस्तों के कहने पे लिया, तो आगे जाके उसने फिर शुरू करना ही है। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें। बिल्कुल। और डॉक्टर अशोक शर्मा, सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है, और जाहिर तौर पर नशे की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हमारे देश में है। आप ख़ास तौर से आप लोग इतने सारे पेशेंट्स से मिलते हैं, इलाज चलता है, थोड़ा सा बताइए कि इलाज का जो सक्सेस रेट है वो कितना है? जैसे आप लोग कह रहे हैं कि दोबारा भी आ सकता है, किसी का इलाज लंबा भी चल सकता है, हो सकता है कोई जल्दी ठीक हो जाए, तो ये किस तरह की जर्नी है और कितना सक्सेस रेट है? अगर इस तरह से बात मैं एक बात दोबारा से रिपीट करूँगा कि जो ट्रीटमेंट है वो इंडिविजुअल का ट्रीटमेंट तो है ही। देखिए, डी एडिक्शन का ट्रीटमेंट ये नहीं कि हम किसी को बिठा के और उसको समझाने लगे। यदि समझाने से ही वो छोड़ रहे होते तो वो शुरू ही ना करते, है ना। या उसको बिठा के हमने उसका एक दवाई से इलाज शुरू कर दिया, या हमने उनको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया कि अब आपको ये चीज़ मिलेगी नहीं। तो ये एक सामान्यिक तरीके से हमको उसको ट्रीट करना होता है। यदि हम उसको ठीक कर भी देते हैं तो भी आप देखिए कि बहुत सारे फिजिकल कॉजेज ऐसे हैं जो उस रिलैप्स को कर देते हैं, बहुत से इमोशनल कॉजेज ऐसे हैं, जैसे देखिए अब ठीक होके वो गए तो कोई उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एक जेलसी आ गई मन के अंदर, एक गिल्ट आ गया, एक फियर आ गया, तो आदमी फिर वहीं भागता है कि इस दुनिया से तो वही दुनिया मेरी अच्छी थी, क्यों ना मैं उधर ही वापस भाग जाऊं। फिर कुछ उसके अंदर वीकनेसेस आ जाती हैं, जैसे पढ़ाई में पीछे छूट गया, समाज में पीछे छूट गया,
अपनी फैमिली पीछे छोड़ रही है, तो कॉग्निटिव डिक्लाइन इतना आ जाता है कि काम को ठीक से कर भी नहीं पाते, कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहे, मान लीजिए किसी बैंक में काम करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो कमी बहुत आ जाती है। और सबसे एक जो बड़ा सेटबैक आदमी को लगता है वो है आपके रिलेशंस। तो रिलेटिव से भी बहुत एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं कैरेक्टर उससे जोड़ दिया जाता है, Definitely, चरित्र दोष से definitely। जोड़ देते देखिए, हैं, आपके बीमारी जो की तरह नहीं लेता biological- समाज। जो आपके बायोलॉजिकल इनबिल्ट्स हैं वो तो हैं ही ना, चाहे वो हाइपरटेंशन के लिए, चाहे डायबिटीज के लिए, कुछ भी है। सिर्फ जो आपकी जो सर्कमस्टांसेस हैं वो आपको प्रोवोक कर देती हैं उस तरफ से। देखिए, यदि 100 लोग हैं तो 100 लोग में से हार्डली 10 ही लोग तो इस नशे की लत में फंसते हैं, और उसमें से 70 लोग फंसते भी हैं, 2-4 दिन करते हैं, फिर बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमारी बायोलॉजिकल प्रोपेंसिटीज़ हैं जिसको कि हम जब तक बचे रहेंगे तो बचे ही रहेंगे, लेकिन उन 10 को कैसे बचाएं। तो अभी जो काउंसलिंग की बात हो रही थी, काउंसलिंग शुड बी 2 वे। मान लीजिए आपका बच्चा हॉस्टल जा रहा है, मान लीजिए हम किसी ऐसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने जा रहे हैं, मैं क्यों ना पहले से ही एक काउंसलर के पास चला जाऊं कि सर वहाँ पे इस तरह के स्ट्रेसर्स होंगे, तो मेरे को पहले ही बता दीजिए ना, मैं वहाँ कैसे रहूँ। वहाँ पे तो सर मेरे को फोर्स किया जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम बाद में उसको मोटिवेशनल टेक्निक सिखा रहे हैं, हम उसको बाद में कोपिंग स्किल्स सिखा रहे हैं, लेकिन डोमिनेट क्या करता है, एक चीज़ होती है डिफेंस मैकेनिज्म, कि आदमी हर चीज़ में अपने को नहीं बताता किसी चीज़ का कारण हमेशा समाज पे या दूसरों पे, कि मेरे को क्रडल कर लिया। अभी जैसे आपके कॉलर कह रहे थे कि मैं बाहर आना चाहता हूँ, अभी ये बाहर आना जब हम उनसे बात करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि क्या ये सही तौर पे बाहर आने को कह रहे हैं या वाकई चाह रहे हैं। तो एक डिटेल बातचीत होके सब तरफ से उसको नाप तोल के तब हम उसको उस नशे से बाहर ला सकते हैं, और डेफिनेटली ला सकते हैं। और देखिए, मान लीजिए कोई बहुत ज़बरदस्त लत पड़ भी गई, तो माना कि अंधेरा बहुत घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है, हम कोशिश तो करेंगे ही ना। यदि उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ रहे हैं, मान लीजिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेज आ गए, स्लीप डिस्टर्बेंसेज आ गए, पेट में कोई दिक्कतें आ गई, वी डू हैव मेडिसिन फॉर दैट। और मान लीजिए उसको अपनी इम्पल्स को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहा, तो हम थोड़ी टाइम के लिए तो उसको करवा सकते हैं ना, कि उसके अंदर की एक इंसाइट इतनी आ जाए, बुद्धिमत्ता इतनी आ जाए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसके ऊपर जो सबसे बड़ी बात है, उसको ठीक करके कैसे रिहैबिलिटेट करा देना है। हमारे सामने देखिए इतने बड़े बड़े बॉलीवुड्स के स्टार्स और सबके एग्जाम्पल्स हैं, वो लोग क्यों रिकवर कर गए? बिकॉज दे हैव ए ह्यूज सपोर्ट ऑफ फैंस बिहाइंड देम। देयर फैंस वांट्स कि हाँ हमारे स्टार वापस आ जाए। तो एक जो सोशल सपोर्ट होता है, फैमिली का सपोर्ट होता है, जब वो पूरा लगता है तब इंसान खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ भी मैंने जितने स्टेप्स डिस्कस करे, एवरीवेयर हम सब एज ए डॉक्टर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एलोपैथी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द आयुर्वेदा, इरिस्पेक्टिव ऑफ होम्योपैथी, वी आर देयर टू हेल्प द पर्सन एज सच, सो दैट समाज में हम उसको ठीक करके जब रिहैबिलिटेट करें तो दैट पर्सन शुड बिकम एन एम्बेसडर फॉर डी एडिक्शन, कि देखो मैं इस व्यसन में फंसा था और मेरे को ये प्रॉब्लम्स हुई थी, और वो बहुत जल्दी पकड़ेगा जो लोग उस व्यसन में पड़ रहे होंगे। तो मेरा संदेशा तो यही है आपके व्यूअर्स के लिए। और डॉक्टर गौरी शंकर, जैसे अभी आप लोगों ने जिक्र किया है कि मान लीजिए किसी के घर में कोई बहुत ज़्यादा शराब का आदी है, किसी नशे का आदी है, और परिवार तो उससे परेशान है ही, और उस परिवार में ऐसे बच्चे भी हैं जो एडोलेसेंट हैं, टीन एज में हैं, उन्हें भी क्या बहुत तरह की मानसिक बीमारियां घेर सकती हैं, और उन्हें स्पेशली उन्हें दूर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उस तरफ से भी काउंसलिंग की ज़रूरत है। हाँ, आपने एकदम सही कहा। अगर बच्चे के सामने सही मॉडल नहीं है घर में, तो वो जो भी मॉडल है उसी की कॉपी करेगा, वो उसी को इमिटेट करेगा। तो सबसे ज़रूरी है परिवार में अच्छी पेरेंटिंग होना। पेरेंट्स को बच्चों के साथ इस तरह व्यवहार करना है ताकि बच्चे उसी व्यवहार को करते रहें आगे। तो अगर आपका व्यवहार बच्चे के साथ अच्छा है तो बच्चा अच्छा करेगा, अच्छा नहीं है तो बच्चा अच्छा नहीं करेगा। अगर आप बच्चे से गाली में बात करेंगे तो बच्चा उन चीज़ों को जल्दी सीख जाएगा। बच्चे को अगर आप थप्पड़ मारते हैं, पिटाई करते हैं, तो बच्चा भी स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ ऐसा करेगा। बच्चे के साथ झूठ बोलते हैं तो बच्चा भी आगे वही करेगा आपके साथ। तो ये सारी चीज़ें तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप पेरेंट्स से आपकी एक जिम्मेदारी है कि बच्चे को गलत मॉडल का सामना ना करने दें। तो आप कभी भी बच्चे के सामने इन चीज़ों का सेवन ना करें, ये सबसे ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि आप बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बता भी सकते हैं कि इनमें आदी होने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। हम रोज़ दूध पीते हैं, कभी दूध नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं होती, लस्सी नहीं मिली कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिनको शराब पीने की बीमारी लग चुकी उन्हें नहीं मिलेगा तो विड्रॉल सिम्टम्स शुरू होंगे। इसी से एक बात और जुड़ी हुई है
कि हमें एकदम ही किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हें नशा बंद करना है, छोड़ना है। हमें उसे ये सलाह देनी चाहिए इलाज की, तुम इलाज कराओ। शराब की हालत में क्या होता है, कई बार हमने कह दिया बंद करो, उसने बंद कर दिया और ऐसे भयंकर विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, उसकी जान भी जा सकती है। जैसे मिर्गी जैसे फिट्स आ सकते हैं उसे, है ना, कोर्साकॉफ साइकोसिस है वो हो सकता है। तो हमेशा हमें ये सलाह देनी चाहिए कि आप इलाज के लिए जाओ। एक चीज़ और है इसमें कि कभी भी ये ना समझें कि मरीज छोड़ना नहीं चाहता, नशा छोड़ना ही नहीं चाहता। सभी मरीजों से जब आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा सभी चाहते हैं, लेकिन वो मजबूर हैं। क्यों? अगर वो नशा छोड़ने की जैसे कोशिश करते हैं, इतने ज़्यादा विड्रॉल सिम्टम्स उन्हें होने लगते हैं, उनके लिए मुश्किल होता है सहना, किसी के लिए भी मुश्किल होगा। तो हमें ये मानना है कि सभी चाहते हैं छोड़ना, उन्हें हमें अपॉर्चुनिटी देनी है, मौका देना, घर के लोगों को थोड़ा सपोर्टिव होना है, उसे परसुएड करना है इलाज के लिए, है ना, तो ताकि वो इलाज में आ सके और ठीक हो सके। आखिर में आपका क्या मैसेज है? अभी जैसा सर ने कहा कि विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, आयुर्वेद में मदात्य कहा है इसको, मतलब मद की अधिकता, अधिक जो सेवन करने से, इसका जो ट्रीटमेंट बताया है उसमें उन्होंने सडन विड्रॉल कहीं नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर वो मद्य सेवन करता है यानी अल्कोहल या कोई भी नशा, तो उसकी क्वांटिटी रिड्यूस करें, पहले उसको डाइल्यूट करें। जैसे मान लीजिए आधे ग्लास शराब वो पीता है डेली, एक ग्लास पीता है, तो उसको आधा करें और आधा पानी मिला दें। ऐसा धीरे धीरे करके, और फिर उसके बाद कुछ स्टेज के बाद में उसमें कुछ खट्टे पदार्थ जैसे नींबू या इमली या इस तरह की खट्टी चीज़ें उसमें डाल के देने को कहा है। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार जो भी नशीले पदार्थ सेवन करता है उसमें वात की वृद्धि होती है, तो वात शामक होते हैं, अम्लीय पदार्थ जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, तो वो धीरे धीरे वो डाल के उसको दीजिए। क्वांटिटी रिड्यूस होती जाएगी, डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा, पानी बढ़ता जाएगा। तो जो थ्रेशोल्ड है उसका ब्रेन में, जो उसका थ्रेशोल्ड बढ़ गया था वो धीरे धीरे डाउन होगा। जो डोपामाइन सिक्रेशन का जो थ्रेशोल्ड था वो डाउन आएगा। विड्रॉल उसका धीरे धीरे करेंगे तो विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आएंगे। और साथ में जैसे निकोटीन का सेवन करता है, तम्बाकू, गुटखा, इनका, और इनसे छुटकारा पाना चाहता है, तो इसके लिए सिंपल सा एक वो बताया गया है कि अगर आपने चाह लिया कि आप नहीं खाओगे, अब आपको छोड़ना है, तो आपको आदत है लेकिन लत है, आपको लेने का तलब होता है, तो अदरक जो होता है, जिंजर, उसके बारीक छोटे छोटे टुकड़े करके उसको नींबू और काला नमक डाल के उसको सुखा के पीसेस जो रहें वो आप अपने साथ रखिए जेब में। जब भी आपको तम्बाकू खाने का, गुटखा खाने का मन है, एक पीस वो डाल के चूसते रहिए। वो जब तक आप, अदरक में क्वालिटी है, आप उसको चबा के जब तक नहीं निकलेंगे, मुंह में डाले रहेंगे, वो एज इट इज़, मतलब थोड़ा थोड़ा टेस्ट देता रहेगा जब तक कि आप उसको क्रश करके निगल ना लें। तो ये लंबे टाइम तक उसको आपको तलब नहीं आएगी। ठीक है। और सौंठ, काली मिर्च, पिपली, जिनको त्रिकटु कहते हैं, ये भी हैं ऐसे कि जैसे आंवला है, आंवला में काला नमक और ये तीनों चीज़ें मिला के सुखा लीजिए। वो आपके लिए वैसे भी एक रसायन का काम करेगा, क्योंकि आमलकी को बहुत श्रेष्ठ रसायन कहा है। और धीरे धीरे जो डी एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं उनको अगर छोटी छोटी सी चीज़ों को अगर ये अडॉप्ट करेंगे, और साथ में काउंसलिंग, फैमिली सपोर्ट, सब कुछ है, सब तो कुछ जो सभी अभी इतने डिस्कशन में आया, इन सब के साथ में, क्योंकि रिजेक्शन भी नहीं, फैमिली सपोर्ट वही है। जब वो छोड़ना चाह रहा है तब आपको उसके साथ रहना है, उसको झिड़कना नहीं है, उसको उससे नफरत नहीं करनी है। अगर वो वापस आ गया है तो उसको उतने ही प्यार से एक्सेप्ट भी करना है, तभी जाके वो इन सब से। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है डिटॉक्स के लिए, पंचकर्मा वो कराएंगे, शिरोधारा, और ये सब बहुत ही बेनिफिशियल है। डॉक्टर अशोक शर्मा, बहुत संक्षेप में आपका लास्ट में मैसेज। जी, मैं यही कहूँगा कि आप स्वस्थ रहिए, अपने बच्चों पे नज़र रखिए, अपने पे नज़र रखिए, और आपस में समन्वय लगा के रखिए। बिल्कुल। और इसी के साथ समय यहीं पूरा हो गया है। डॉक्टर गौरीशंकर आपका, डॉक्टर अशोक आपका, और डॉक्टर सीमा जैन, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लत से आज़ाद होना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मादक या नशीले पदार्थों की लत को किसी भी व्यक्ति के चरित्र दोष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक बीमारी के रूप में देखा जाना चाहिए जिससे कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। समाज को ये समझने की ज़रूरत है कि नशा करने वाले पीड़ित हैं, अपराधी नहीं। अगर सही तरीके से कोशिश की जाए, मरीज के साथ उसके परिवार वालों का साथ भी मिले, तो ये मुश्किल आसान हो सकती है। नशे की लत छोड़ने के तरीकों और उपायों के बारे में आज दी गई एक्सपर्ट्स की सलाह को अपनाइए और रहिए बिल्कुल स्वस्थ।
इसी के साथ आयुष्मान भव में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।